इमरान खान इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं और वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना है। ये जो शब गुज़िश्ता शब यानी जिस रात उन्हें शौकत खानम ले जाया गया था, उस रात कौन कौन से खेल खेले गए और उसका नतीजा क्या निकला, ये भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त आर्मी चीफ कितने दबाव का शिकार हैं। तो इमरान खान ने 4 दिन नेब कस्टडी में क्या रहे, नेब वालों को ही अपना जो है वो गुलाम समझ लिया है या फिर अपना यूथिया समझ लिया है कि अब वो नेब भी अपनी मर्जी से जाएगा। यानी जिस तारीख को नेब उन्हें तलब कर रही है, इमरान खान ने कहा है कि इस तारीख को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। बेशक इमरान खान बहुत बिजी हैं, जाहिर है उसको दिन में इतने सारे व्लॉग करने होते हैं और इतने सारे ड्रामे करने होते हैं, इतने सारे अमेरिकन से बात करनी होती है, इतनी सारी साजिशें करनी होती हैं। तो बहरहाल आर्मी चीफ ने लाहौर में मुल्क दुश्मन अनासिर को ऐसा पैगाम दिया है, यानी यूं समझ लें कि उनके दांत खट्टे कर दिए हैं। न सिर्फ वो दुश्मन जो सरहद के उस पार है, बल्कि वो दुश्मन जो मुल्क के अंदर हैं और बिलखुसूस वो जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वक्त भी जो है वो किसी का आलयकार बने हुए हैं और उनको दो टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि सियासत करनी है तो घर जाओ। और यही मैसेज एक सर्विसमैन यानी रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी कर दिया गया है कि अगर आप जो है वो सियासत करना चाह रहे हैं तो फिर आप अपने पैसों से करें, आपको कोई पेंशन कोई मराद कुछ नहीं मिलेगा। यानी फिर सराइकी में एक कहावत है ना कि अपनी घोट तो नशा थी भाई, तो अपनी घोटोगे तो फिर जाहिर है कि नशा भी चढ़ेगा ना। इसके अलावा पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स कितनी कायम हो रही हैं, किस शहर में कितनी मिलिट्री कोर्ट्स कायम होगी और कराची के जो बलवाई गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ किन अदालतों में केस चलेगा, इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। नाजरीन, इस वक्त इमरान खान शदीद दबाव का शिकार है और एक तरफ नेब तेजी से इमरान खान की तरफ पेशकदमी कर रही है, तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने भी जो है वो ठोस शवाहिद की रोशनी में इमरान खान की तरफ तेजी से पेशकदमी करना शुरू कर दी है। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो कम से कम इमरान खान के लिए किसी सूरत में फेवरेबल नहीं है। ये भी इतलात हैं कि गुज़िश्ता शब जब इमरान खान को मादे की तकलीफ का एक ड्रामा रचा के और अपना जमान पार्क से शौकत खानम ले जाया गया, तो उसकी 2 वजूहात बताई जा रही हैं। एक तो वजह यह है कि वहाँ से आजम सवाती और मुराद सईद को रिमूव किया गया और दूसरी ये भी वजह बताई जा रही है कि इमरान खान ने शौकत खानम में होने का जो मामला है उसको एक तरफ रख के और उन्होंने 3-4 घंटों में मुख्तलिफ किस्म के लोगों, यानी आप समझ जाएं कि किन लोगों से वो मुफाहमत चाहते हैं, और उन्होंने 4 घंटों 5 घंटों तक किस किस के कितने कितने तरले किए, लेकिन जवाब उनको सिर्फ एक ही आया, एब्सोल्युटली नॉट। नाजरीन, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर भी बता रहा हूं कि इमरान खान इस वक्त जो जिस शदीद दबाव का शिकार हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि नेब कस्टडी में जो इमरान खान की पॉलीक्लिनिक और जो पॉलीक्लिनिक के जो डॉक्टर्स थे या जो मेडिकल टीम थी, उन्होंने जो इमरान खान का मेडिकल किया था वो रिपोर्ट भी लीक होने जा रही है। अब अगर वो रिपोर्ट लीक होती है तो जिस तरह मैं आपको अक्सर कहता हूं कि फिर तो वो डिक्लेयर्ड मवाली साबित होंगे, जिस तरह वो खुद को डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन कहते थे, तो इसी तरह अब डिक्लेयर्ड झूठे और मुनाफिक और मकार भी साबित हुए हैं, जो आज उनकी अमेरिकन के साथ जिस तरह बातचीत हुई है। यानी ये एक ऐसा शख्स है जो इस मुल्क के दर पे है। तो जाहिर है कि देखें, मसला ये है कि अगर एक पॉलिटिशियन होता है ना, वो स्ट्रगल करता है, वो पॉलिटिशियन होता है तो वो तिनका तिनका इकट्ठा करता है। मतलब जिस तरह आप, जाहिर है कि इसकी बहुत एक जदोजहद होती है, फिर कारकुन, फिर मीटिंग्स, फिर ओहदे, फिर पूरे फैलाव,
फिर उस तंजीम साजी, फिर इंतखाबात और ये वो, और फिर जीत हार। तो ये सारी चीज़ें यानी इतना प्रोसेस होता है कि वो जो पॉलिटिशियंस उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो यूं समझ लें कि सोने से कुंदन बन जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि कुछ सियासतदान ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के पोल्ट्री फार्म के अंडों से निकल आते हैं। तो इमरान खान उन पॉलिटिशियंस में से है जिसका कोई जाहिर है कि जिसका कोई पास्ट नहीं है, और तो उसका फिर कोई फ्यूचर कैसे हो सकता है। जो प्रेजेंट में जिसने जीना सीखा हो तो वो इस वक्त भी प्रेजेंट में ही जीना चाह रहा है। प्रेजेंट में जीने की उसको आदत पड़ गई है, उसको अख्तियारात की आदत पड़ गई है, उसको ताकत की भूख सताती है, उसको जाहिर है कि वहां पर जो शशके थे उन शशकों की हवस सताती है। और उस सीट पे बैठकर जिस तरह वो खुद को स्याह और सफेद का मालिक तस्वर करते थे, जाहिर है वो सब चीजें जब एकदम से सब कुछ छिन जाए तो फिर यकीनन और वो भी जो है वो पॉलिटिशियन भी ना हो और पॉलिटिशियन बनाया गया हो तो फिर उन तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है ना। तो इस वक्त इमरान खान शदीद तकलीफ का शिकार हैं। एक तो जो है वो यकीनन जिनके कांधों पर आया वो कांधे भी हट गए, जिन बैसाखियों पर यानी अदलिया की बैसाखियों पर थे, अब अदलिया ने भी वो बैसाखियां हटाना ख़त्म कर दी हैं। और जो लीडर्स जो है वो पीटीआई के जो रहनुमा जहाज भर भर के लाकर इसके हवाले किए गए थे, अब वो भी इसी तरह उन्हीं परों पर उड़कर हर कोई अपने अपने ठिकाने को जा रहा है। और बिल्कुल इस तरह जिस तरह शहजाद अकबर चला गया या जिस तरह शहबाज गिल बाहर बैठ के और आज भी कहता है कि रंदा फेरो, बेटा रंदा तो तुम्हें फिरा था ना, किस किस को रंदा फिरा, कितना स्टेमिना है तुम लोगों का, कोई सर पीट के रो रहा था, तेरी तो जान जा रही थी, सांस जिस तरह तुम ले रहे थे। उधर देखो तो यास्मीन राशिद पड़ी हुई है, उधर देखो तो शेख रशीद हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उधर देखो तो परवेज इलाही को कुछ भी ना हो तो भी उसके बाजू में एक नाम नेहाद सा फ्रैक्चर आ जाता है। जिस तरह इमरान खान के जो है वो शलवार में गोलियां आई, लेकिन आई तो सही, लेकिन शलवार बड़ी कीमती थी, उनको कोई नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन इमरान खान की हड्डी को जरूर तोड़ दिया। ये बड़ी दुख की बात है। तो बहरहाल इमरान खान ने गुज़िश्ता शब बहुत बहुत मेहनत की, बहुत मिन्नतें की, बहुत तरले किए और उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की जिनसे बातचीत जिसके जरिए हो रही थी, लेकिन वहां से एब्सोल्युटली नॉट आया। और ऐसा ही एक एब्सोल्युटली नॉट आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से भी किया गया है। ये एब्सोल्युटली नॉट किया गया है उन फौजी अफसरान को जिनके बच्चे जिना हाउस के जलाओ घेराव में मुलविस थे। और ये एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है जो उस वक्त कोर कमांडर लाहौर थे, नाम मेरे जहन पे नहीं आ रहा, उनके हवाले से यानी आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लाहौर का दौरा किया और जिना हाउस का भी दौरा किया, और यहाँ के दौरे के बाद उन्होंने जो चीज़ कही वो अपने आप में बहुत हौसला अफजा है। उन्होंने एक चीज़ कही कि सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, यानी शुरू करेंगे, जमान माजी की बात नहीं है, कर दी है, ये प्रेजेंट आज कर दी है, शुरू हो चुका है मामला। उन्होंने कहा कि पाक फौज की ताकत उसके अवाम है, फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश रियासत के खिलाफ अमल है, ऐसा अमल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुश्मन कुव्वतें और उनके हामी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार की कोशिश कर रहे हैं। कौम के तामुन से दुश्मन के ऐसे तमाम अज़ाइम नाकाम बना दिए जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि सानहा 9 मई का मंसूबा साजों, उकसाने वालों और अमल करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यानी अब कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो, चाहे वो आसिफ नवाज जंजुआ का दामाद हो, चाहे उसकी नवासी खदीजा शाह हो या फिर कोई भी हो, अब नो कंप्रोमाइज।
अब बताया जाएगा। नाज़रीन, एपीएस के बाद पहली मर्तबा मैं इस तरह का सब कुछ देख रहा हूँ। मतलब मुझे तकलीफ भी होती है, कभी कभी दुख भी होता है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब एक जमहूरियत, एक जमहूरी इदारे मौजूद हों, एक निज़ाम अदल मौजूद हो, लेकिन अगर आदिल जो हमारा है, वो जो मुनसिफ हमारा है, वो उस मनसब मुनसफी के लायक ही न था जिसको हमने बिठा दिया, और फिर उसने बैठकर उस मनसब को हासिल करने के बाद जो निज़ाम अदल का हशर नशर किया, जो निज़ाम अदल के साथ जिस बेदर्दी के साथ रेप किया गया, ये तमाम चीज़ें बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक हैं। अगर हमारा जुडिशल सिस्टम प्रॉपर वे में चल रहा होता और जुडिशल सिस्टम में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता और एक प्रोसेस होता, यहाँ अजारादारी और दादागिरी और बदमाशी के जो चीज़ें हैं वो न की जाती, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपना तमाम सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो अपने रास्ते पे चल रहे होते, तो आज इस चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती? हमें क्यों जो है वो ये देखना पड़ता कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो बनेगी और मिलिट्री कोर्ट्स ये करेंगी, मिलिट्री कोर्ट्स वो करेंगी? तो ये मतलब बहुत तकलीफ की बात है कि मिलिट्री कोर्ट्स हमारा इंसाफ क्यों करें? हमारे इंसाफ के इदारे कहाँ मर गए हैं? क्यों उन्होंने इंसाफ का कत्ल किया? क्यों उन्होंने इंसाफ की देवी को मसलूब किया? क्यों उन्होंने जो है वो जो इंसाफ कदे थे, उन इंसाफ कदों में इंसाफ की देवी के गले में फंदा डाल के घसीट घसीट के और उसके सर पे हथौड़े मार मार के उसको मार दिया? और आज इदारे तो मौजूद हैं लेकिन अदल नहीं है, मुनसिफ तो मौजूद हैं, मुनसिफी नहीं है। आज वकील जो है वो जो क्लाइंट है, अब उसको वकील सिर्फ बराए नाम करना पड़ता है क्योंकि वो डायरेक्ट जज कर लेता है। ये फैक्ट है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते। आज आपके दिल में डर बैठा है ना, अगर काजी फैज ईसा ने ऑडियो लीक्स के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी तो फिर किसी की सासू मां जाएगी, तो किसी का कौन जाएगा, तो किसी के ट्रकों वाले जाएंगे, तो किसी के कोचों वाले जाएंगे। तो ये निज़ाम अदल का हशर जब आप खुद बिगाड़ेंगे तो फिर हम किसको बोलें? आज हर कोई ये कहता है कि यार ये तो जुल्म हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। पर मैं कहता हूं कि ये पीटीआई डिजर्व करती है, क्योंकि ये इदारों में तकसीम खुद पीटीआई ने डाली, और या तो फिर इदारों में तकसीम पीटीआई के जरिए डलवाई गई। किसने डलवाई? मैं बार बार नाम लेता हूं, लेकिन अब बार बार वो नाम नहीं लूंगा। आखिरी दो नाम लेता हूं, जनरल बाजवा और जनरल फैज ने पीटीआई के जरिए इदारों में तकसीम डलवाई और इमरान खान को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी वो टट्टू के जिसके कांधे पर बोझ तो डाल दिया लेकिन वो इसमें खुश है कि मैं शाही टट्टू हूं। ठीक है, मैं शाही टट्टू हूं, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तो इमरान खान की औकात वो रही, तो इसलिए इदारों की तकसीम ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो मेरा नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त जो है वो फौरी तौर पर 5 मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम का फैसला या तजवीज़ ज़ेर गौर है। उनमें 3 मिलिट्री कोर्ट्स जो रावलपिंडी में और 2 लाहौर में कायम करने की तजवीज़ है। आर्मी एक्ट के दायरा कार में आने वाले केसेस की हैसियत खसूसी होगी और वफाकी काबीना मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी वजारत दिफा की समरी के जरिए देगी। और आखिर में यह भी कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में अपील का हक होगा। अब यहीं पे आके वो एक फिल्म थी, उसमें वो कहता है कि यहीं पे आके इंडिया मार खा गया। ये आपका जो सारी मेहनत है यहीं पे आके मार खा गई। अगर फिर आपकी अपील बंदियाल के पास जानी है, अगर फिर आपकी अपील अमीर भट्टी के पास जानी है, और जो दीगर जो जजेस हैं जिनके जो है वो कोई फवाद चौधरी का कुछ लगता है, तो कोई अयूब खान का कुछ लगता है, तो कोई किसी का कुछ लगता है, तो कोई किसी का ससुर है, तो कोई किसी का दामाद है, ये ड्रामेबाजी जब चलेगी तो फिर क्या होगा? बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स कायम हो रही हैं, और इसके अलावा कम से कम एक काम और भी होगा। वो ये होगा कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उनको भी कुछ दिनों के लिए मसरूफियत मिल जाएगी। यानी अब वो भी एहतजाज करेंगे और एहतजाज करके मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ नारेबाजी होगी और फिर चंद गिरफ्तारियां होंगी और फिर हर कोई अपनी दुकान चमकाएगा और हर कोई अपना अपना मुनाफा देखेगा। तो बहरहाल नाजरीन, पीटीआई को जिस तरह बनाया गया उसी तरह पीटीआई को जो है वो जमी बोस पीटीआई की इमारत को कर दिया गया। पीटीआई की लीडरशिप को जिस तरह बनाया गया उसी तरह पीटीआई खत्म हो गई। उसी तरह पीटीआई अब कलअदम ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाएगी। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक फौजी अफसर जो है वो टीटीपी के लोगों को पैसे दे रहा है कैश लिफाफों में, कह रही मैं हमारे बच्चे हैं। तो आज सवाए उन नाजायज बच्चों के, और वैसे भी आपको नाजायज बच्चे रखने का बड़ा शौक है, जिस तरह मैं कहता हूं कि टेरियन वाइट का जो केस है वो तो अब आपके गले में आएगा नहीं आएगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दो टोक कह दिया है कि मिलिट्री की जो कैंटोनमेंट्स होंगी या जो मेस होंगी या जो तफरीगाहें होंगी या जो प्ले ग्राउंड्स होंगे, यानी जहाँ जो है वो शाम को जो फौजी होते हैं वो अपनी गैरिजन्स में जो वक्त गुजारते हैं, वहाँ अगर कोई पॉलिटिक्स करते पाया गया और अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो फिर उसके साथ कोई रियायत नहीं होगी। अगर रिटायर्ड आर्मी चीफ के घर जा करके गिरफ्तारियां की जा सकती हैं तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरे ख्याल में साबिक वजीर भी रहे हैं, सलमान शाह शायद उनका नाम है, और उनके बेटे का नाम मेरे ख्याल में खुरम शाह है और बेटी तो खदीजा है, जो इस वक्त तक जो है वो कहीं इतलात आती हैं कि वो गिरफ्तार हो चुकी है, कभी इतलात आ रहे हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी खुद दे दी है और कभी इतलात आती हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि आज आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो कुछ होने जा रहा है इसकी जिम्मेदारी हमारे मुल्क के निज़ाम अदल और उन मनसबों पर बैठे मुनसिफ जिन्होंने इंसाफ का गला घोंटा कत्ल किया, ये इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उनके कांधों पर मैं डालता हूँ। कंटेम्प्ट लगानी है तो लगा दीजिए, बिस्मिल्लाह, मेरा वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं है, चलो 2-4 महीने कहीं महफूज ही रहूँगा। तो बहरहाल ये आपके कांधों पर है, ये वक्त आएगा और तारीख आपसे पूछेगी, तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। और मौरिख जब भी लिखेगा आपके नाम गंदे जो है ना तारुफ से लिखेगा, जिस तरह जस्टिस गुलजार, जिस तरह आसिफ सईद खोसा, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी, जिस तरह जस्टिस मुनीर, जिस तरह मौलवी मुश्ताक जैसे गंदे और गलीज किरदार हैं, उनमें आपका भी शुमार होगा। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।